हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, बात करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रेशोज के बारे में, राइट। कि कौन कौन से हमारे पास अकाउंटिंग रेशोज हैं, उसको हम एज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के तौर पे देखते हैं। जो रेशोज एनालिसिस है या अकाउंटिंग रेशोज एनालिसिस है, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी बेसिकली यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट के व्यू पॉइंट से भी हम इन रेशोज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हम इनका यूज इस बात को चेक करने में करते हैं कि भाई, अगर मान लीजिए मैंने किसी को उधार पैसा दिया है तो वो मेरा पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, या मैं किसी को उधार पैसा दूं तो किस पॉइंट को देखकर मैं दूं, या मेरे पास अगर शॉर्ट टर्म किसी प्रकार की लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, तो उनकी रीपेमेंट की कंडीशन कैसे जान सकता हूँ कि मेरी पोजीशन कैसी है कि उनको रिपेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊँ। तो इन सब क्वेश्चनों के ऊपर, इन सब बातों को समझते हुए हम आज का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और काफी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इस पर हमारे कम से कम 7 से 8 लेक्चर हम लोग लगाएंगे, अगर ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो भी, और नहीं लगती हैं तो भी। ठीक है, चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बताइए, क्या आपको दिखाई दे रहा है जो बेसिकली मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है? क्या ये पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है? एक बार आप थम्स अप कर दीजिए। क्या आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है? ओके, अगर आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम इसमें किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट द अकाउंटिंग रेशोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशोज के बारे में हमारी यहाँ चर्चा रहने वाली है कि अकाउंटिंग रेशोज क्या होते हैं। और इस टॉपिक को करने के लिए आपके पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे? हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझेंगे क्या है। दूसरा, मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेशो एनालिसिस के। एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस क्या है। लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस क्या है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशोज क्या है। देर आफ्टर हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशो क्या होते हैं, सोल्वेंसी रेशो क्या होते हैं, एक्टिविटी रेशो क्या होते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के रेशो के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 4 रेशो हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स किसका? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जो आप अकाउंटिंग करते हैं, उस अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, तो उसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जिस जो सबसे एंड में हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी हम जानते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स के तौर पे भी बनाई जाती है। ठीक है, ये बनाते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एम टू प्रोवाइड। इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रोवाइड करना। किस चीज को प्रोवाइड करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर व्हाट? टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है उनको मीट करने के लिए। फॉर टेकिंग द डिसीजंस, डिसीजंस लेने के लिए। यानी हमें इनमें वो डाटा मिलता है, वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके आधार पर हम लोग कोई डिसीजन ले पाते हैं। अकाउंटिंग में किसी प्रकार के कोई डिसीजन हमारे हम तय कर पाते हैं। तो रेशो एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसको एक काफी इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर देखा गया है। दैट इज फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनको एनालाइज करने का ये एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण टूल है, जिसमें जिसके आधार पर हम अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शामिल किन्हें करते हैं? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शामिल करते हैं अपने
अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट को और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए कंपनी, ये दो होती हैं। और इनके अलावा और भी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कंपनी के व्यू पॉइंट में ये केवल दो ही है हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर हम एज ए सोल प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से देखें तो हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, एंड थर्ड वन बैलेंस शीट के बारे में। ये हम सोल प्रोप्राइटर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से हम इन्हें देखते हैं। एंड दीज आर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए कंपनी, ये कंपनी के व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो हम कंपनी के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। ये रेशोज एनालिसिस हम कंपनीज के व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ratio analysis is a very important tool for analyzing of financial statements. It helps to present the information of the financial statement in simplified, systematized and summarized form. यानी जितना भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा अवेलेबल है, उस डाटा को सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक वे में समरी फॉर्म में प्रेजेंट करने की जो टेक्निक है, उसे हम रेशियो एनालिसिस के नाम से समझते हैं। उसमें हमारी ये रेशियो एनालिसिस क्या करता है, मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस वी कैन मेजर द सोल्वेंसी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हम इसके आधार पर किस किस को जज कर सकते हैं, सोल्वेंसी को, एफिशिएंसी को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। नाउ व्हाट इज सोल्वेंसी? अगर आप बात करें सोल्वेंसी की, तो सोल्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी संस्था की रीपेमेंट कैपेसिटी, कि वो अपने जो डेट्स हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उनको रीपेड कर पाती है कि नहीं कर पाती है, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियोज की कैलकुलेशन करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है बेसिकली कुशलता, कि भाई अगर आप सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपके जो क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब कितने एफिशिएंट हैं आपके। भाई लागत कम से कम आ रही है, सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो रही है, डेटर टाइमली पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर को हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, सारी बातें हमारी एफिशिएंसी में कंसिडर की जाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है लाभ कमाने की क्षमता। अब लाभ तीन प्रकार के हमने डिस्कस किए थे प्रॉफिट, एक तो ग्रोस प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। तो ये सारी बातें हम किस में देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में देखते हैं। ऐसे ही लिक्विडिटी भी एक मेजर होता है हमारा, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो होती है वो हमें ये बताती है दैट हाउ मच कैश इन हैंड वी हैव, कैश इन हैंड और एट बैंक, कैश एट बैंक, कितना मेरे पास नगद है, लिक्विड फॉर्म में कितना पैसा है मेरे पास। पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो, लिक्विड फॉर्म में कितना पैसा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज निकालते हैं। संस्था की पोजीशन कैसी है, वो टाइमली पैसा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये जानने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशो निकालते हैं। हमारे रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, जानने के लिए हम एफिशिएंसी रेशोज निकालते हैं। इन एफिशिएंसी रेशोज को हम टर्नओवर रेशोज के नाम से भी जानते हैं, टर्नओवर रेशोज, ये टर्नओवर रेशोज के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की क्षमता, इनको हम यील्ड रेशो के नाम से भी जानते हैं, यील्ड रेशो, या फिर इनकम रेशो बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, इनकम रेशो, या फिर इनको कई बार रिटर्न रेशो भी बोल देते हैं आप लोग, रिटर्न रेशो। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके। सोल्वेंसी लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में बताती है। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में बताती है, ठीक है। एफिशिएंसी बताती है कि डाटा क्रेडिटर कितने कुशल तरीके से यूज हो रहे हैं, किसी ने कुशल तरीके से पैसे की पेमेंट कर रहे हैं। ये सब चीजें हम कहाँ जानते हैं, रेशो एनालिसिस के अंदर। सो रेशो एनालिसिस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, उनको एनालाइज करने का एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर समझा जाता है। आइए बात करते हैं मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो में क्या अंतर है। देखिए सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो रेशो का मतलब होता है किन्हीं भी दो फिगर के बीच का रिलेशनशिप, किन्हीं भी दो फिगर के बीच का रिलेशनशिप, उसे क्या कहेंगे, रेशो। और फिगर कौन से हो सकते हैं, न्यूमेरिकल फिगर। वो वो फिगर कौन से होंगे, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, इनका वजन जो है वो 100 kg है, ठीक है।
y का वजन जो है वो 50 केजी है। तो इनके बीच क्या संबंध बना? इनके बीच संबंध ये बना कि x इज टू वाई अगर मैं चेक करूं तो 2:1 है, यानी x y से 2 गुना ज्यादा भारी है। x y से 2 गुना ज्यादा भारी है ना, ये रेशो हो गया, इट इज कॉल्ड रेशो। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस x और y को ये बोल दूं कि x जो है मेरी करंट एसेट्स है, y जो है मेरी करंट लाइबिलिटीज है, अब इनके बीच में जो रेशो बना उसे क्या कहेंगे? करंट रेशो। क्या कहेंगे? करंट रेशो। करंट एसेट्स इज टू करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 2:1। तो ये मुझे क्या बताता है कि भाई मेरी जो करंट एसेट्स है बिजनेस में वो करंट लायबिलिटी के कंपैरेटिवली 2 गुना है। तो इसमें मैंने कौन सा डाटा यूज किया? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। ये कहाँ आता है? ये डाटा बैलेंस शीट में। ये कहाँ मिलता है आपको डाटा? बैलेंस शीट में। और अगर बैलेंस शीट के डाटा को उठाता हूं और फिर कंपैरिजन करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशो। इट मीन्स अकाउंटिंग रेशो का क्या मतलब हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग डाटा। एंड रेशो का क्या मतलब हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू न्यूमेरिकल डाटा, एनी टू फिगर्स, जिसमें एक डाटा को दूसरे डाटा से डिवाइड करके हम रेशो को कैलकुलेशन लेकर आते हैं, रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए रेशो को थोड़ा और समझते हैं। रेशो क्या है? रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। अब दो फिगर कैसे होने चाहिए? रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ऐसा ना हो कि अभी यहाँ पर तो मैंने वेट लिया, मैं कह दूं कि एक्स का वजन 100 किलो, वाई की हाइट 6 फुट, करो कंपैरिजन। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है ऐसा? क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड एलिमेंट, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो दो चीजें अलग अलग होंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, तब हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो रेशियो एनालिसिस क्या है कि दो रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट आइटम्स को हम जब उनको अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। दैट इज टू बी कॉल्ड एज रेशो, उसे रेशो कहा जाता है। अ रेशो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए मैंने आपको बताया था किसका संबंध होता है, ये न्यूमेरिकल डाटा का। तो न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डाटा बिटवीन टू नंबर्स, कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, है ना, तब जाके हम कंपैरिजन कर पाते हैं। आइए बात करते हैं अकाउंटिंग रेशो के बारे में। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो? अब देखिए अकाउंटिंग रेशो क्या होती है? A ratio calculated on the basis of accounting information are termed as accounting ratio। वो रेशो जिनको निकालने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशो बोलते हैं। अकाउंटिंग ratios are those which are based on financial statements and express an arithmetical relation between various accounting variables। और जो अकाउंटिंग के अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में ये एक प्रकार का रिलेशन है, उनके बीच में एक प्रकार का ये संबंध है, उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग रेशो। तो होप सो कि आपको ये पता लग गया कि रेशो क्या होती है और अकाउंटिंग रेशो क्या होती है। देखिए रेशो क्या होती है और अकाउंटिंग रेशो क्या होती है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप नॉर्मल कोई भी डाटा लेके आपस में उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड पी बाय क्यू की फॉर्म, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे कहेंगे रेशो। और जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग डाटा को लेकर उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो, उसे हम अकाउंटिंग रेशो के नाम से जानते हैं। इन रेशियो को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियोज, इनको प्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स में 4 मेथड बेसिकली हमारे लिए काफी पॉपुलर है। पहला मेथड मैं आपको बताऊं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेट। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। तीसरा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, दैट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। एंड फोर्थ वन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स। जब हम रेट्स की बात करते हैं, जब हम रेट्स की बात करते हैं तो उसको परसेंटेज की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 प्रकार के क्या है? रेशो है। आइए इनको देखते हैं कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्रोपोर्शन और प्योर रेशो। प्रोपोर्शन और प्योर रेशो, इसको हम लास्ट में ध्यान रखिएगा, या तो सिंपल लिखते हैं 2 या लिखते हैं 2:1, यानी 1:1 की फॉर्मेट में।
जब किसी रेशो को आप 1:1 के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्योर रेशो। जैसे मैं कहूं कि भाई 2:1, 3:1, 4:1, 2.75:1, 3.33:1, तो 1:1 वाले जो रेशो होंगे दैट इज प्योर रेशो, वो हमारे प्योर रेशो को प्रेजेंट करते हैं, प्योर रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखिए, in the form of relationship between two items is directly expressed in the proportion, it is also known as simple ratio। तो इसे हम सिंपल रेशो के नाम से भी जानते हैं। जैसे करंट रेशो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इफ करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 2 lakh, liabilities is rupees 1 lakh, then current ratio will be current assets dividing by current liabilities, that is 2:1। तो 2:1 इज अ प्योर रेशो ऑफ करंट रेशो, राइट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं। टाइम्स क्या होता है, दर या गुना, दर या गुना ना, कितना गुना है कोई चीज, कितने गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना, हाउ मेनी टाइम्स। सो इन द फॉर्म रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ टाइम्स, इन द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर फिगर इज व्हेन कंपेयर टू अनदर फिगर। एक फिगर को जब दूसरे फिगर से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि वो उसका कितना गुना है या उससे कितना कम है, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री सपोज करिए 2 लाख रुपए की है, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सपोज करिए 4 लाख का, तो इनका रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री 2 टाइम्स। ये जो मैं फिगर बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप इनको सिर्फ ये समझिए कि दो आइटम है, उनके बीच का रिलेशन बता रहा हूँ। इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो 1:1 में, इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स। इसी को हम परसेंटेज में भी लिख सकते थे, है ना, इसी को हम किस में लिख सकते थे, परसेंटेज में भी लिख सकते थे। तो आपको इनको ये समझना है कि भाई ये एग्जांपल्स हैं, बस आपको ये जानना है कि भाई इनको प्योर रेशियो में, टाइम्स में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज के बारे में बात करें, तो परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली, आपको पता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस में करते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन परसेंटेज में करते हैं ना। 25%, 20%, 15%, 10% प्रॉफिट हुआ, 35% प्रॉफिट हुआ, या 40% टैक्स हुआ, जो ये चीजें होती हैं परसेंटेज में निकलती हैं, तो इनको परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। और एक है हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्रैक्शन का क्या है हमारे पास, कि भाई इनको हम फ्रैक्शन में प्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन होता है बेसिकली किसी पूरे हिस्से का एक टुकड़ा। जैसे मैं कहूं कि भाई टोटल एसेट्स किसी बिजनेस की 10 लाख रुपए है, और नॉन करंट एसेट्स 8 लाख रुपए है। टोटल एसेट्स किसी बिजनेस की कितनी है, 10 लाख रुपए है, और नॉन करंट एसेट कितनी है, 8 लाख रुपए है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ये कह दूं कि भाई नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स का 4/5 है, कैसे, 8 लाख बटे 10 लाख, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 4/5, यानी जो नॉन करंट एसेट्स है वो टोटल एसेट्स का कितना है, 4/5। या फिर मैं कहूं कि करंट एसेट्स जो है वो टोटल एसेट्स का कितना है, 1/5। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। तो इनको फ्रैक्शन में प्रेजेंट करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो 4 प्रकार से इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक हमने क्या समझा इसमें, हमने अकाउंटिंग रेशो में पढ़ा कि भाई रेशोज एक्चुअल में होते क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनमें किनको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, रेशो का क्या मतलब है, अकाउंटिंग रेशो का क्या मतलब है, मेथड्स कौन कौन से हैं जिनमें हम रेशो को प्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शन, टाइम्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इनके एग्जांपल देखें। अब बात करते हैं रेशो एनालिसिस क्या होता है। अब तक हमने पढ़ा रेशो क्या है, अकाउंटिंग रेशो क्या है। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो या रेशो एनालिसिस क्या है। तो रेशो एनालिसिस के बारे में अगर हम समझें, तो रेशो एनालिसिस क्या है, रेशो एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनका विश्लेषण करना है। विश्लेषण कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिगर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का जो अलग अलग फिगर है ना, अलग अलग अमाउंट डाटा है, उनके बीच में संबंध प्रेजेंट करना ही हमारा क्या मतलब है, रेशो एनालिसिस है। सो डन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशो। ये सब किसके थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग रेशो के थ्रू करते हैं। रेशो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग and interpreting numerical relationship between figures of the financial statement। किसी भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फिगर होते हैं, न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उनका, उसको इंटरप्रेट करना, उसको डिटरमाइन करना, उनके बीच में संबंध बनाना, क्या कहलाता है? रेशो एनालिसिस कहलाता है। सो इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंप्यूटिंग रेशोज। तो ये एक प्रकार की क्या है? टेक्निक है। रेशो क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? फॉर डूइंग द एनालिसिस। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो एनालिसिस करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं भाई? क्यों हम ऑब्जेक्ट रेशोज एनालिसिस करते हैं? व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग द रेशो एनालिसिस? हमें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर पढ़ना है तो पहला ऑब्जेक्टिव समझिए, ये सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अब हो सकता है कि कोई पर्सन अकाउंटिंग पढ़ाई ना हो, कोई कॉमर्स में पढ़ाई ना हो, किसी को अकाउंटिंग की नॉलेज ना हो, लेकिन उसको हम अगर डाटा इस तरीके से प्रेजेंट कर दें कि उसको देखते ही बात समझ में आ जाए, तो उस फॉर्म में ये रेशो क्या करता है? डाटा को कन्वर्ट करता है। तो इसे ये क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। डाटा को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एरियाज। जो पोटेंशियल एरियाज होते हैं उनको, विच आर टू बी इम्प्रूव, जिनको हमें बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, विद एफर्ट्स इन ऑन द डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाकर, तो उनको भी ये क्या करता है? इम्प्रूव करने में मदद करता है। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस, ये डीपर एनालिसिस करने में मदद करता है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में, लिक्विडिटी को जानने में, सॉल्वेंसी को, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को। ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। पार्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड फिक्स करके हम क्रॉस सेक्शनल या कंपैरिजन करते हैं इनके थ्रू। ये हेल्प करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन देने में, एस्टिमेशन लगाने में, प्लान्स बनाने में। इट आल्सो हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि हम कर चुके हैं। आपको याद है ना, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन बिटवीन द कंपनीज। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटर फर्म क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। इंटर का मतलब होता है विद इन द, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन। और इंट्रा बताया था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के डाटा का फर्म के डाटा के साथ ही कंपैरिजन। तो ये हमने इसके क्या पढ़े हैं? ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं मेजर मेजर हेडलाइंस, एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस, कि भाई रेशो एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट देखिए, हेल्पफुल इन एनालाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा डिटेल में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में मदद करता है। यानी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इंटरेस्ट शो करते हैं, बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स कह सकते हो एक प्रकार से, वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं। ये इनको एनालाइज करने में ये हेल्प करती है। दूसरा है इसमें हमारा कि सिंप्लीफाई एंड द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप। थर्ड वन है जजिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब बिजनेस को चलाने से संबंधित बात कर रहे हैं, कि इट आल्सो हेल्पफुल इन टू नो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय इवेलुएटिंग सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। इन सब चीजों को जानकर हम ये पता लगा पाते हैं कि हम कितना इफेक्टिवली बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स या डूइंग द रेशो एनालिसिस, या दो रेशोज को आपस में कंपेयर करके हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। लोकेटिंग वीक एरियाज ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, इवन दो एस्टिमेशन में भी ये क्या करता है? मदद करता है। देर आफ्टर हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। अब लिमिटेशंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसकी इसके ऊपर हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए केवल क्लास को इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि आपसे कई बार अकाउंटिंग की लिमिटेशन पूछ लेता है, तो वो लिमिटेशन इसमें भी काउंट होती है, तो उनको भी हम यहाँ समझते हुए चलेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस डाटा टुमारो। इसके बारे में हमारी क्लास कल रहेगी। आज केवल आपको इतना ही रखना है और इसको नोटबुक में नोट भी कर लेना है। मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो इसको देखकर लिमिटेशन तक जो है आप इसको नोट कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात पूछना चाहता है, समझना चाहता है, धैर्य, हर्ष, साक्षी, याचिका, हर्ष, राव, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लास को हम वाइंड अप करें, परमिशन है आप लोगों की? बताइए जरा, या थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास को? बताओ। धैर्य, हर्ष, साक्षी, याचिका, हर्ष, बताइए प्लीज बेटा। चलिए, तो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय, टेक केयर।